जसप्रीत बुमराह की जीनियस गेंदबाजी ने इंडिया की टीम की वापसी तो कराई, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने कम से कम 50 रन टोटल में ज़्यादा ऐड कर दिए। जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को आउट किया, जिस तरह से कमाल की डिलीवरी थी। और बेन स्टोक्स जब जब आउट होते हैं हर बार नया बहाना ढूंढते हैं, नए तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कि जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली गेंद उनके लिए डल गई हो। तो उनको आउट किया। उसके बाद जो रूट का बहुत क्रूशल विकेट था, और जो रूट के खिलाफ तो जसप्रीत बुमराह का ऐसा साइकोलॉजिकल बैटल चल रहा है कि जो रूट कभी आगे की गेंद पीछे, पीछे की गेंद आगे। और इस वाले विकेट में आप देखेंगे कि जो रूट का फीट मूवमेंट बिल्कुल हुआ ही नहीं, कि आगे गई नहीं हो उस वाली गेंद पर। तो ये जो कई बार साइकोलॉजिकल एज होता है ना किसी गेंदबाज का किसी बैट्समैन के खिलाफ, उसमें जसप्रीत बुमराह जो रूट पर बहुत हावी हैं। और वो दोनों क्रूशल विकेट थे, दोनों सेट बैट्समैन थे, वो जसप्रीत बुमराह ने निकाल दिए। और इंडिया के साथ अब यही प्रॉब्लम है कि हाथी निकल जाता है, पूंछ बच जाती है, वो टेल। जैमी स्मिथ एक बार फिर से 50 रन बना गए। अब इसमें तो इम्पॉर्टेंट उनका जो कैच छूटा था वो भी है, केएल राहुल ने कैच छोड़ा। और इंडिया ने पिछले मैच के जैसी गलतियां दोहरा दी हैं। पिछला मैच मतलब पहले मैच जैसी गलतियां, जहां पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा कैचेज छोड़ दिए थे। उसमें और इसमें अंतर यह है कि वहां पर आपने बहुत ज़्यादा कैचेज छोड़ दिए थे, यहाँ पर आपने एक कैच छोड़ा जो केएल राहुल ने छोड़ा। हालांकि बाद में एक ध्रुव जुरल ने भी कैच छोड़ा, लेकिन उससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा। लेकिन होता क्या है कि जब आप गेम में वापसी कर रहे हैं, जहां पर वो क्रूशल मूवमेंट्स हैं जिनको आपको सीज करना चाहिए, वो इंडिया ने सीज नहीं किए। अगर इंडिया ये मूवमेंट सीज करती तो इंग्लैंड की टीम को 300 सवा 300 के आसपास आप रोक सकते थे। और सवा 300 नहीं रोकते, और बाद में ध्रुव जोरल ने अगर वो कैच पकड़ लिया होता, या माइट भी इंडिया ने जो लास्ट में 20 रन एक्स्ट्रा करवाए वो भी आपने कम किए होते। क्योंकि अब यहाँ पर 20-20 रन का टोटल भी बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा। ये विकेट ऐसा नहीं है जहाँ पर रन बहुत आसानी से बन रहे हैं। लो स्कोरिंग मैच तो नहीं है, बट रन स्कोर करना इस विकेट पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि शॉट्स मेकिंग उतनी आसान नहीं है। बैट्समैन को वैसे टाइमिंग नहीं मिल रही कि जहां पर आप फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेल सकें जैसे पिछले 2 टेस्ट मैचेस में खेल रहे थे। इसलिए हर रन की इंपॉर्टेंस है। और इंडिया ने आप देख लीजिए 350 के आसपास से लेके जो 387 रन बनवा दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से फाइफर लिया और अपनी जो जीनियस गेंदबाजी है उससे लीडर बोर्ड पे लॉर्ड्स के अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। लेकिन अगर बाकी और गेंदबाज थोड़ा सा उस फेज में विकेट निकाल जाते और इंडिया थोड़ा सा टाइट रहती वहाँ पर, वो मूवमेंट मुझे लगता है कि इंडिया ने इस मैच में गंवा दिए हैं। अदरवाइज इंडिया की टीम अच्छी पोजीशन में हो सकती थी, और ये दिन खत्म होते होते इंडिया की टीम गेम में काफ़ी आगे जा सकती थी। अब हुआ यह कि इंग्लैंड ने ऐसा टोटल बना दिया जो पार स्कोर से ज़्यादा है इस विकेट पे मेरे हिसाब से। और उसके बाद इंडिया की टीम 3 विकेट भी गंवा चुकी है। हालांकि इंडिया ने रन ठीक ठाक बना लिए हैं, 145 रन इंडिया की टीम ने बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल जो है वो जल्दी आउट हो गए, अच्छा खेल रहे थे, बट जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज नई गेंद से कुछ ना कुछ करता ही है, वो यशस्वी जायसवाल को आउट करके गया। करुण नायर ने 40 रन की ठीक पारी खेली। आई विल से कि इट्स नॉट अ बैड इनिंग। अभी तक जैसे उन्होंने 30s बनाए थे या जो स्कोर बनाए थे, वहाँ पर बात यही हो रही थी कि इट्स अ फेलियर। अब ये जो 40 रन की पारी है ये फेलियर नहीं है, कम से कम ये शायद सक्सेस भी नहीं है बट फेलियर भी नहीं है, उसके बीच में कहीं लाई करती है। बट वो पार्टनरशिप क्रूशल थी जो केएल राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप बनी। उस पार्टनरशिप से इंडिया की टीम को थोड़ा फाउंडेशन मिली, जिसकी वजह से इंडिया की टीम थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आई। अगर जल्दी 2 विकेट गिर जाते तो फिर आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आना था। और वैसे भी जो बातें और सब चीज़ें चलती हैं, माहौल, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंग्लैंड मोमेंटम के साथ आ रही थी, इंग्लैंड ने जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा रन बना दिए, तो टीम मोमेंटम कैरी करती है, वो एक चीज़ थी। उसके बाद शुभमन गिल को आप अगर देखेंगे, अच्छा खेल रहे थे, बट वो डिसमिसल मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा उसको प्लान किया। और जब कई बार कीपर ऊपर आता है तो एज अ बैट्समैन आप कोशिश करते हैं हर बॉल खेलने की, और शुभमन गिल आप उसी में देखिए ज़्यादातर बॉलें खेलने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ भी रहे थे बट ज़्यादातर बॉलें खेलने की कोशिश कर रहे थे। और एक वो गेंद खेल गए जो उनको नहीं खेलनी चाहिए थी। और ये नेचुरल होता है कि जब कीपर ऊपर खड़ा होता है तो एक तो आपके पैर बंद जाते हैं, आप क्रीज के बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज आप देखो वोक्स के खिलाफ वो इस सीरीज़ में थोड़ा सा 1 फीट आगे जाके खड़े हो रहे थे, और वहाँ पर उनकी स्विंग को नेगोशिएट करके और उस तरह से बल्लेबाजी खेल रहे थे। तो यहाँ पर कीपर का ऊपर आना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो ज़रूर देता है।
बट क्रिस वोक्स के खिलाफ कीपर का ऊपर आ जाना आपको ये भी दिखाता है कि ये विकेट किस तरह का है, कितना स्लो है और कितना इस पे बॉल कैरी कर रहा है, कितना आ रहा है। ये तो हमने कल के दिन पर भी बात की थी। खैर शुभमन गिल आउट हो गए, बट केएल राहुल अच्छी पारी खेल रहे हैं, सॉलिड पारी खेल रहे हैं। इस पारी को जो रूट जैसी बड़ी पारी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको। इसको 100, 125, 150 में अगर वो कन्वर्ट करते हैं देन इंडिया की टीम बहुत कंफर्टेबल होगी। नए बैट्समैन के लिए आके स्ट्रेट अवे इजीली स्कोर करना यहाँ पर आसान नहीं है। दूसरी तरफ ऋषभ पंत इंजरी के बाद भी आके वो ठीक खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत एक फ्लो में 70-80, 100 रन की पारी अगर खेल जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बट इंडिया 145 पर 3 आउट है। पहले सेशन में इंडिया अगर एक विकेट गंवा के 80-90 रन स्कोर करती है, माइट भी आप 240 के आसपास पहुंचेंगे 4 विकेट के नुकसान पर, तो इंडिया इस गेम में ठीक पोजीशन में रहेगी। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया विदाउट विकेट लॉस जो है वो पहला सेशन निकाल दे तो बहुत अच्छा है, फिर इंडिया गेम में जो है वो आगे आपको जाती हुई नजर आएगी। बट इन जनरल आप देखिए 1-2 विकेट गिर ही जाते हैं। दूसरे सेशन में जरूर आपको देखने को मिला है कि विकेट्स नहीं गिरे हैं। पहले सेशन में विकेट गिरते हैं, लास्ट सेशन में विकेट गिरते हैं, दूसरे सेशन में कम विकेट गिरते हैं। ये इस सीरीज में ही आपने ओवरऑल ट्रेंड देखा है, और इंग्लिश कंडीशंस में भी ओवरऑल ट्रेंड यही है। तो पहले सेशन में एक आधा विकेट जरूर इंडिया का निकल सकता है, बट इंडिया 80-90, 100 रन जो भी बना सकती है पहले सेशन में अगर बनाती है तो इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। अब ऐसा ना हो कि इंडिया 3 विकेट गंवा दे, क्योंकि 3 विकेट गंवा दिए तो फिर इंडिया की टीम मुश्किल में होगी, और मतलब आप इंग्लैंड के टोटल से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर आपको गेम में आगे जाना है ना, तो कम से कम आपको 100 रन की लीड चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रही है। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया ने 50-60 रन की लीड भी ली तो गेम 50-50 रहेगा। फिर आप सेकेंड इनिंग में जो है वो कैसे गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज चौथी पारी इस विकेट पर आसान नहीं होने वाली है। स्पिनर का गेंद टर्न होता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है, और जितना स्लो विकेट है बाय द टाइम ये तेज तो नहीं होने वाला। शॉट्स मेकिंग यहाँ पर आसान नहीं होने वाली, मुश्किल ही होगी। रन स्कोर करना जो है वो मुश्किल ही होगा। हालांकि साथ में स्लो विकेट पर एज अ बैट्समैन आपको एडवांटेज ये होता है कि बॉलर का बॉल उतना कैरी नहीं कर रहा, उतना तेज नहीं आ रहा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये एडवांटेज भी होते हैं कि अगर आप अच्छा डिफेंस कर रहे हैं और संभाल रहे हैं सिचुएशन को, तो आपको उतने चैलेंजेस नहीं आते एज अ बैट्समैन। बट एट द सेम टाइम रन बनाना भी फिर आपके लिए उतना आसान नहीं रहता, और अल्टीमेटली रन तो आपको बनाने हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने 387 रन जो है वो बोर्ड पर लगा दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भी मैं कहूँगा कि स्लाइट एडवांटेज टू इंग्लैंड जो इंडिया की तरफ आ गया था, बट इंडिया कैपिटलाइज नहीं कर पाई, और यही आई थिंक मूवमेंट पहले मैच में इंडिया ने मिस कर दिए थे। सेम चीज़ इंडिया ने यहाँ पे ये पहला मूवमेंट तो मिस कर दिया है, बट आज देखते हैं कि इंडिया की टीम कैपिटलाइज कर पाती है तीसरे दिन पर नहीं, बिकॉज थर्ड डे इज़ अ मूविंग डे, और ये मूव होके इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है या नहीं होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल ये दूसरे दिन के रिव्यू में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ क्योंकि कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से अभी ये आज आपके लिए रिव्यू हम जो है लेके आ रहे हैं। आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।